नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पाठ में। नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी। सर, स्टेट मिरर में आपका स्वागत है। बहुत और बहुत धन्यवाद बहुत संजीव जी। सारी बातें आज हैं। सवाल हम करेंगे, जवाब आप दीजिए, क्योंकि देश और दुनिया आपके जवाब सुनने के लिए आज आतुर है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा एकदम बदल गया है। युद्ध से भारत को, इस अघोषित युद्ध से क्या हासिल हुआ है? संजीव जी, बहुत कुछ भारत ने प्राप्त किया है। सबसे पहले तो भारत की ये दृढ़ता कि अगर आतंकवाद कोई हमारे नागरिकों के खिलाफ करेगा, कोई आतंकवादी, तो उसको उसकी सजा और दंड मिलेगी। एक हमने संदेश बिल्कुल क्लियर दे दिया है। और ये तीसरी बार है। हमने उरी में किया, बालाकोट में किया, और आज हमने पहलगांव का संदेश जवाब दिया। और हर बार उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। दूसरा जो है, हमारी एक धारणा थी कि हम लोग कभी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते थे और केवल लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते थे। इस तरह के संदेश देने के लिए इस बार क्लियर कट प्रधानमंत्री का जो एक भाषण था, उसमें उन्होंने क्लियर था, कहा था, क्लियर। जी। इन आतंकवादियों को हम पृथ्वी के हर कोने से ढूंढ निकालेंगे। और उससे बिल्कुल क्लियर था, और इस बार वही हुआ। आप देखिए, इस बार हमने बहावलपुर को अटैक किया, वहां पे आतंकी शिविर को बर्बाद किया। चार ऐसे थे जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के अगेंस्ट थे, उनके पंजाब में भी। तो ये एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश गया। तीसरा जो गया है कि हमने अब डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी टेरर का जो घटना होगी, वो एक युद्ध की घोषणा होगी। तो ये तीन चीजें मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा जो है, भारत ने अपनी जो प्रभुता है उसको विश्व में एस्टेब्लिश किया है कि भारत एक शक्तिशाली देश है और कठोर निर्णय राष्ट्र हित में ले सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सफलताएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण संदेश हैं विश्व में। हमने शुरू में, आप जानते हैं, जब 15 दिन का डिले हुआ, डिले तो नहीं कहूंगा, वो प्रिपरेशन पीरियड था, वो सही तरह से अपनी एक डिजाइन को कार्यान्वित करने की जो तैयारी थी, उसके लेफ्टिनेंट लिए जनरल समय वीके लगा। चतुर्वेदी साहब, सीज फायर जिसकी अभी कल्पना नहीं थी, भारत की तीनों फौजें, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, पाकिस्तान पे काल बन के टूटी हुई थी। अचानक 9 अप्रैल को दोपहर के बाद खबर आती है, सीज फायर। तीनों सेनाओं को क्या धक्का लगा होगा? अ, भारतीय सेना बड़ी प्रोफेशनल सेना है और अनुशासित सेना है। हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जनरल्स हैं, वो भारत के जो ओवरऑल, भारत अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो निर्धारित करती है, उसके तहत काम करते हैं। आप देखिए, जो पहले दिन 7 तारीख को हमारे विदेश सचिव ने भारत की नीति को स्पष्ट तौर पे अपने स्टेटमेंट में दे दिया था कि हमारा जो ये 6 और 7 तारीख की रात में जो हमने 9 आतंकवादी शिविरों को ऑपरेशन सिंदूर बर्बाद को किया अंजाम था, दिया और था पाकिस्तान पे। 100 से ज्यादा हमने आतंकवादी को बिल्कुल उनकी जगह पहुंचा दिया था। और कुछ दुर्दांत, मोस्ट वांटेड, विश्व के मोस्ट वांटेड आतंकवादी उसमें शामिल थे। अब मैं लेफ्टिनेंट बता, जनरल वीके चतुर्वेदी साहब, गिव ये मी बात दो बिल्कुल मिनट ठीक संजीव है। जी, संजीव जी जी, दो जी मिनट मुझे और दीजिए। जी। उसमें बिल्कुल क्लियर था इंटेंट, उन्होंने बोला था कि हमारा ये रिस्पॉन्स उस अटैक की जो घटना थी 22 अप्रैल की, उसके उसमें था। और हमने मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी, प्रोपोर्शनेट और रिस्पॉन्सिबल, ये चार शब्द हैं जिसमें पूरी नीति को निर्धारित कर दिया था। और उसी के तहत अब आप मेरे से ये कहिए कि अगर 7 ड्रोन का हमला नहीं करता तो क्या हम रिटेलिएट और कोई कुछ करते? नहीं करते। तो वो तो जिस तरह से बिल्कुल
नीति क्लियर थी उसी के तहत काम किया है। की बात ठीक है, सीज फायर हुआ, ये पॉलिटिकल, सामरिक, सैन्य, रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी संबंध, इन नीतियों के का सामंजस्य है ये। लेकिन लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही है, भारत के आगे पनाह पाकिस्तान मांग रहा है घुटनों पे बैठ के कि हमें बख्श दो, और इस सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। दुनिया में क्या मैसेज गया इसका, भारत ने क्यों नहीं किया? डोनाल्ड ट्रंप अब सारे विश्व को मालूम है थोड़े मैवरिक हैं और हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं और शांत के दूत बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने उस क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपना एक शांति के मसीहा बनने के लिए ये सब किया है। लेकिन जो बात हुई है वो दो डीजीएमओ के बीच में हुई है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सुबह बात की, फिर दोपहर में बात की और रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए। सिंस भारत की जो नीति निर्धारित थी कि अगर पाकिस्तान कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा तो हम नहीं, हमने अपना संदेश दे दिया था, हमारा काम पूरा हो चुका था। 100 से अधिक आतंकवादी मार दिए थे, एक संदेश, स्ट्रॉन्ग संदेश, सख्त संदेश दे दिया था। तो उसमें कोई नहीं था, ये बायलैटरल है। थोड़ा बहुत बिहाइंड द कर्टन्स ट्रैक टू डिप्लोमेसी वगैरह होती है, आप सबको मालूम है। जब भारत ने एग्री कर लिया तो उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले अनाउंस कर दिया। ये अमेरिका ने। चीज ऐसे नहीं है, भारत ने बहुत सोच समझ के और सब सशस्त्र सेनाओं के साथ मिलके अपने जो सीसीएस है उन सब से बात करके तभी ये निर्णय हुआ है। और ये भारत ने निर्णय लिया है, ये उन्होंने अभी भी मीटिंग भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल इसमें चतुर्वेदी कोई साहब, आपने एक चीज अभी कही थी कि सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ और उसकी घोषणा अमेरिका ने अपने को शांति दूत बनने के नजरिए से कर दिया पहले। ना भारत ने किया, ना पाकिस्तान ने। जो अमेरिका अफगानिस्तान को तबाह कर सकता है, ईरान इराक को बर्बाद कर सकता है, चाइना पे हमेशा उसकी नजर रहती है। पाकिस्तान उसका दत्तक पुत्र है, जिस अमेरिका ने रूस जैसी सुपर पावर और भारत के दोस्त को यूक्रेन के सामने अड़ा दिया, क्या वो शांति दूत हो सकता है अमेरिका? लेकिन कोशिश तो कर सकता है, शांतदूत तो नहीं हो सकता। उसने जहां भी पूरे विश्व में अशांति हुई है वो अमेरिका ने ही कराई है। जो आपने अभी इंसिडेंट जो बताए हैं वो सब सही हैं हर जगह। लेकिन आप ये भी नोट करिए कि कहीं भी अमेरिका किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। आज तक ये उनका भी रिकॉर्ड है, कहीं भी नहीं। ना वियतनाम में किया, ना तालिबान का किया, ना इराक में किया, ना मिडिल, कहीं भी नहीं हुआ। लेकिन अशांति खैर फैलाने में सबसे आगे थे। खैर लेफ्टिनेंट जनरल बीके चतुर्वेदी साहब, यही सवाल दुनिया का है कि जब भारत और पाकिस्तान भिड़ भिड़ रहे हैं और शांति के लिए दोनों देशों के ऑफिसर्स बैठे हैं, जो आपने डीजीएमओ बताए थे, ठीक है। अरे भाई, जब दो के बीच में तो आप क्यों कूद पड़े? और आप जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम हुआ है, एक बार पाकिस्तान के अगेंस्ट और भारत के फेवर में या न्यूट्रल होकर भी अमेरिका क्यों नहीं बोला कि गलत हुआ, भारत जवाब दो? क्या अमेरिका पे अगर इस तरीके का आतंकवादी हमला होता तो अमेरिका छोड़ देता किसी को? अमेरिका के ऊपर आपको मालूम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हो चुका है इतना बड़ा, उसने एक्शन भी लिया। कब मारे ना, बहुत दिनों के पाकिस्तान में बाद घुस के उसामा ओसामा बिन बिन लादेन लादेन मारा था जाके। को वहां से उठा के। लेकिन इमीडिएट ये हमने इमीडिएट संदेश दिया है। आज भारत की जो मैं कहता हूं विश्व के पटल पे जो स्थित है इस तरह के सुरक्षा संबंधित मामलों में, मैं समझता हूं बहुत ऊंची है। भारत ने अमेरिका से ज्यादा हासिल किया है। भारत की जब भी सशस्त्र सेना या मिलिट्री एक्शन हुआ है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र असली रूप में है, पूरे विश्व में अगर कहीं देखें सर लेकिन तो सीज भारत का फायर के बाद प्रजातंत्र सबसे अमेरिका, मजबूत। सर सीज फायर के बीच में अमेरिका का कूद जाना सिर्फ घोषणा के लिए ये नहीं पच रहा है देश को, दुनिया को, दुनिया के शांति दूत देशों को। तो सही समय पे उसका वो दिया जाएगा, आई एम श्योर। और हमारे डिप्लोमेटिक जो हायरार्की है वो इसका जरूर जवाब देगी, क्लैरिफाई करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। और अगर इतना दबाव उनका होता तो ये 6 और 7 मई की घटना ही नहीं होती।
क्योंकि अमेरिका तो शुरू से जवाब डाल रहा था, और भी तमाम लोग दबाव दबाव डाल रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल क्लियर थे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल क्लियर थी, हमारे आर्म फोर्सेस क्लियर थे, कैपेबल थे, सर, सक्षम थे। लेफ्टिनेंट जनरल बी के चतुर्वेदी साहब, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? आप चूंकि भारतीय फौज में 1971 की वॉर लड़े बैठे हैं, सिर्फ 20 साल की उम्र में पाकिस्तान के आगे जाके अड़ गए। उससे बेहतर कौन बताएगा कि सीज फायर लगाना क्या भारतीय फौजों के हित में रहा? अगर नहीं लगा होता भी, कितने घंटे नहीं लगा होता, तो भारत की फौजें पाकिस्तान को कहां पे जाके गिरा लेती। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है संजीव जी कि कितने दिन में हम क्या कर देते, लेकिन भारतीय सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं बहुत मजबूत हैं। उन्होंने देखिए किस तरह से उनकी एयरफील्ड, सरगोदा एयरफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है उनकी, जिसको बर्बाद किया उन्होंने, एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद किया, रडार्स को। और तब तक नहीं किया जब तक पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री मिलिट्री एसेट्स को अटैक नहीं किया। और पाकिस्तान के जो भी अटैक थे हमारे मिलिट्री से, वो सब नाकामयाब रहे। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी बाकी के मिसाइल सिस्टम, हमारी आर्टलरी, आर्टलरी आप मतलब इट इज वर्कड इन द साइलेंट मोड में है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दी। लेकिन आर्टलरी ने जो काम किया है मैं जेएनके में, मैं आपको बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि दैट इज ऑल्सो एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ आर्टलरी। इट इज फायर पावर एंड एयर डिफेंस and the air power, which has played a very major role. सर, 3 पॉइंट में पूछें कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को 3 पॉइंट सबसे मेजर बड़े वो हासिल कराया है, वो क्या है? आप छोड़ दीजिए पीओके में टेररिस्ट कैंप वाली बात, नहीं, उसके अलावा 3 पॉइंट बताइए सर, जो भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे हासिल हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की कठोर निर्णय लेने की क्षमता, मिलिट्री लीडरशिप की कैपेबिलिटी। आई जस्ट से कि ऑल द थ्री, और उनका जो कोऑर्डिनेशन रहा, आपस में समन्वय रहा, जिस तरह से तीनों सेनाध्यक्ष ने आपस में मिलके सही निर्णय लिए, वह काम किया। और तीसरी, एक विश्व के लिए संदेश है कि भारत एक नया भारत है, उभर चुका भारत है। भारत के साथ अब आप किसी तरह से जो पहले कर लिया करते थे, जोर दे देते देते नहीं, भारत एक बिल्कुल अपने आप निर्णय लेगा, अपने देश हित में निर्णय लेगा, और अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए सक्षम है, और वो हर हाल में करेगा। भारत ने कहा है कि अगर एक भी आतंकवादी, अगर कोई घटना होती है उधर से पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में कोई हद में आके आतंकवादी घटना घटती है, तो सीधे उसको युद्ध की तरह जवाब दिया जाएगा मान के। इसके क्या मायने हैं दूरगामी? बिल्कुल करेक्ट है कि फिर युद्ध में जैसे हम अपनी सीमाएं क्रॉस करते हैं, ऑल आउट जो भी हमारे पास उस वक्त इमीडिएटली रिटेलिएशन के लिए जो भी ताकत है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये इस बार भी हमने प्रदर्शित किया, लेकिन थोड़ा सा समय हमको संयम बरतने में, थोड़ा सा समय हमको सोच विचार करने में, थोड़ा सा समय हमको अपनी प्रिपरेशन के लिए लगा। वो एक लाजमी बात है, उसमें कोई ऐसा भारत नहीं की है। इस चेतावनी का पाकिस्तान पे, उस बेशरम पाकिस्तान पे असर पड़ेगा जो 4 दिन में घुटनों पे आ गया, उसके बाद सीज फायर लगवाता है गिड़गिड़ा के, और फिर सीज फायर के बाद ड्रोन हमले कर देता है जोधपुर राजस्थान बॉर्डर पे, जैसलमेर पे, JNK में। ये संजीव जी एक मतलब ऐसी इल डिसिप्लिन्ड आर्मी है, रोग आर्मी जिसको मैं कहता हूँ, जिसमें किसी की नहीं चलती। वो उनके पास थोड़े से ड्रोन बचे होंगे या थोड़ी सी एम्यूनिशन बचा होगा, तो उन्होंने कहा अभी तो सीज फायर कैसे किसी को क्या मालूम पड़ेगा, हम खत्म कर देते हैं। तो एक अनुशासित आर्म फोर्सेस का इस तरह का बिहेवियर नहीं होता। लेकिन बाय अबाउट 11:30 ऑल वाज क्वाइट, एंड मैं अभी पूर्ण विश्वास है कि ये सीज फायर कुछ दिनों तो होल्ड करेगा। लेकिन एक ऐसा हमारा पड़ोसी है जिस पे विश्वास बिल्कुल नहीं कर किया जा सकता। हमको सतर्क रहने की, सचेत रहने की
बहुत जरूरत है। और इसमें मुझे कोई शक नहीं कि आज भारतीय सशस्त्र सेनाएं पाकिस्तान के ऊपर ऐसी नजर बनाए हुए हैं, और पाकिस्तान नहीं, बाकी भी हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, हमारी समुद्री सीमाओं पे हम, आज भारत का एक प्रभाव है। इस, आज क्वाड इसमें में अमेरिका ढूंढता है कि भारत इसमें हमारे साथ इसमें आ जाए। सर इसमें सर कितनी सच्चाई है? हालांकि अपुष्ट खबरें हैं कि सीज फायर के तुरंत बाद या उसके आसपास चीन ने 9 मई 2025 यानी कल ये चीजें आ रही कि उसने कहा है पाकिस्तान के साथ हैं। क्या ये अमेरिका ने चीन को धीरे से उकसाया है भारत को कमजोर करने के लिए? ऐसा संभव है? ये आधिकारिक तौर पे तो ऐसा कोई नहीं आया। आधिकारिक तौर पे तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम लेकिन जो खबरें चाहते आ हैं कि रही हैं, दोनों 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 रिस्ट्रेन, दोनों देशों से अपील की थी कि रिस्ट्रेन खैर करें। सर इसकी और संभावना उन्होंने है। ये भी कहा था कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। दैट ऑल्सो वन शुड अंडरस्टैंड, चीन ने बोला था। तो दूसरा जो ये अस्पष्ट खबरें जो आती हैं, एक पार्ट ऑफ एक डिजाइन होता है, काफी कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, काफी कुछ एक वर्ल्ड में रिएक्शन देखने के लिए, और कुछ हतोत्साहित करने के लिए भी ये सब चीजें होती हैं। दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, बट एज लॉन्ग एज कोई ऑफिशियल तौर पे ऐसी नहीं आए, सर भारत को नहीं रिएक्ट करना चाहिए। क्या सर पाकिस्तान को ऊपर चढ़ा के अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अमेरिका चीन को भारत के सामने लाने की कोशिश करेगा? अमेरिका का कोई भी नैतिकता नहीं होती उसके लिए, ना कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं उसके लिए। केवल और मतलब जो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, जब जिसकी जरूरत है वो दोस्त हो जाता है, दूसरे दिन उसको फेंक दिया जाता है। ये है अमेरिका की एक अलग पॉलिसी है। शक्तिशाली देश है तो दे आर गेटिंग अवे विद इट। बट डे इज नॉट फार ऑफ कि अमेरिका को भी लोग चैलेंज करेंगे, और अमेरिका को अच्छी तरह से उनको नैतिक मार्गों पे लाने के लिए मजबूर करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल बी के चतुर्वेदी साहब, एक बड़ा सवाल जहन में आ रहा है और शायद आप ही जवाब दे पाए उसका, हिंदुस्तान और दुनिया के लिए, कि रूस और यूक्रेन के बीच 3-4 साल से चल रही बेमतलब की वॉर धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रही है। अमेरिका खाली हो रहा है। ठीक, नाटो को हथियार नहीं बेच पा रहा है। रूस जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, भारत का सबसे बड़ा दोस्त, उसको कमजोर करने के लिए रूस को अमेरिका ने यूक्रेन के सामने बढ़ा दिया। अब वहां कुछ नहीं है खाने पीने का अमेरिका के लिए। तो सर कैमरा थोड़ा सा तिरछा हो गया है वो, मतलब डायरेक्शन, हाँ हाँ, यस। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं रूस और यूक्रेन शांति की ओर बढ़ रहे हैं, अमेरिका खाली बैठ जाएगा बेरोजगार होके हथियार बेचने से को लेके? कहीं पाकिस्तान को यूक्रेन समझ के और भारत को रसिया समझ के आमने सामने तो नहीं खड़ा कर दिया है? ये एक तो मैं कहूंगा कि रशिया में और भारत में बहुत फर्क है। भारत एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत, आज भारत का एम क्लियर है कि भारत ने 2047 तक विकसित भारत बनना है। भारत में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, भारत में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, और भारत की सेनाएं विश्व में सबसे सक्षम शक्तिशाली बने, और भारत का इकोनॉमी सबसे ज्यादा हो। हम अपनी उस ग्लोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह से कोई भी देश अगर हमको इसको भड़काने में, ये क्रिएट करने में, इस साउथ एशिया को एक अनस्टेबल रीजन बनाने में अगर कोशिश करेगा, तो भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, भारत की डिप्लोमेटिक हायरार्की सब सक्षम है इसको डील करने और समझने में। सर भारत की थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल 40 साल भारत की फौज को जिया है, आपने भोगा नहीं है, जिया है। और उस जीने के आपके अनुभव से एक सवाल आ रहा है कि जिस तरीके से भारत ने कहा है कि एक वर्ड यूज किया है कि एक्ट ऑफ वॉर, ये तो ठीक है कि अगर आतंकवादी घटना उधर से पाकिस्तान की तरफ से भारत के हद में की गई तो एक्ट ऑफ वॉर लागू होगा, यानी कि युद्ध समझ के उसका जवाब भारत देगा। लेकिन भारत ने एक
बड़ा गेम किया है, वो अंदर की चीजें, हो सकता है मैं गलत हूं, आप क्लियर करिए। एक रेड लाइन होती है, वो भारत ने नहीं खोली है। रेड लाइन मतलब कि सर एक आतंकवादी लक्ष्मण हमला रेखा। होगा या बड़ा होगा, वो रेड लाइन क्या होती है, और ये ना खोल के क्या गेम हुआ है। लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है रेड लाइन के बारे में। और जो जिस तरह से पिछले उड़ी का और पहलगांव का और पहलगांव का और उसके पहले बारामूला की जो घटनाएं हुई हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि रेड लाइन लक्ष्मण रेखा क्या है। एक दो छोटी मोटी घटनाएं कहीं पे हो सकती हैं जो इंडिविजुअल, बट जो ऐसी साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम करके किसी एक तरह के लोगों को मारना, एक विधवाओं हमारी को बनाना, हमारी बेटियों को, इस तरह की जो अमानवीय घटना होंगी, वो सब ये रेड लाइन है, ये लक्ष्मण रेखा है। ये मेरी खुद की सोच है और मैं समझता इनमें हूं सर यही एट द हेड लीडरशिप होगी। इनमें सर क्या प्रॉक्सी वॉर टाइप का, या जैसे सीलमपुर के दिल्ली के दंगे थे, उसमें भी कुछ इंटरकनेक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पे मिल रही थी फंडिंग की, क्या वो भी इसी में आएंगे और वो भी युद्ध ही समझा वो जाएगा। हमारी आंतरिक आंतरिक मामले होंगे और वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसमें हमारे लोग, हमारे भारत के लोग भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन फंडिंग तो सर, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, फंडिंग पाकिस्तान से और आईएसआई से हुई है, वो तो कुछ भी करते हैं। यस, फंडिंग पाकिस्तान आईएसआई के अलावा भी बहुत जगह से हो रही है और उसमें बहुत लोग शामिल हैं। उनकी फंडिंग को रुकवाने के लिए तो बहुत कड़े कदम ऑलरेडी शुरुआत हो गए हैं उसकी। आप यू कैन दे कैन आल्सो फील द पिंच एंड वी आल्सो सी इट। उनके स्रोतों को खत्म किया जाएगा। उसको इस संदर्भ में लेना मेरे ख्याल से थोड़े दोनों अलग अलग हैं। अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्या सर सीज फायर का कल उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में आता है। कल का वो नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप देखिए कि 5 बजे सडनली अनाउंसमेंट हुआ और कहा कि 5 बजे से ही सीज फायर, फिर बाद में उसको शायद 10:30 बजे किया गया। ये इम्पॉसिबल है कि आजकल जहाँ पे कहाँ कहाँ लोग डिप्लॉयड हैं, किस किस रिमोट एरियाज में हमारी प्लेटून्स हैं, वहां पे कैसे आप इतनी जल्दी मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट पॉसिबल मीन से भी करेंगे तो आपको समय लगेगा। एक चीज बता दूं, आर्म फोर्सेस कभी भी टेलीविजन की न्यूज पे एक्शन नहीं करते। उनको उनके चेन ऑफ कमांड से जब आदेश आते हैं उन पे एक्शन लिया जाता है, और उस चेन ऑफ कमांड के आदेश लास्ट मैन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और इसलिए तो इंस्टेंट नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट्स नॉट बटन की प्रेस किया और गोला निकल गया। सर सर ऑपरेशन पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई 2025 की राज्य शुरू हुआ, और 9 मई 2025 को सीज फायर लगने के बीच की अवधि में भारत ने हिसाब बराबर कर लिया पहलगाम का, या कुछ बाकी बचा था। पूरा, अगर आप उस तरह से तौलने के उसमें हैं तो मैं कहूंगा अभी बहुत कुछ बाकी है और होगा। अभी देखिए इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंशन में है। वीजाज वगैरह चेकिंग हो रहे हैं। बहुत को लोग जो गलत तरीके से भारत में रह रहे थे उन सबको बाहर निकाला जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी एक लीवरेज होगी जिसका हम पूरा इस्तेमाल करके देखेंगे कि हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उस पानी का हम इस्तेमाल करें। तो ये अभी भी लीवरेज है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मतलब सर सीज लेकिन फायर का मिलिट्री असर एक्शन ये, सिंधु जल परियोजना पे जो प्रतिबंध लगा है, इस सिंधु जल संधि, इस कोई फर्क सीज फायर का नहीं पड़ना, ये ऐसी ही रहेगी आगे। अब ये तो बाद में डिसीजन होगा, बट प्रेजेंटली यस, जैसी है वैसी ही रहेगी। इट इज इन सस्पेंशन मोड। और दूसरा, भारत इस पानी को सही इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जल्दी से जल्दी बनाएगा। और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमारे जो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जो पानी की कमी हो जाती है पूरी होगी। और वहां के पंजाब में आप देखिएगा क्या हालत होगी। जनरल मुनीर पाकिस्तानी फौज के, और वहां के प्रधानमंत्री शरीफ साहब, जो कोई शराफत का काम कुछ नहीं करते हैं, सुबह से उठ के रात तक और दिन निकलने तक सिर्फ भारत भारत भारत।
इतना नाम जपते हैं, तो सर ये क्या है, ऐसा कैसे, मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब जनरल मुनीर और शरीफ साहब, वहां के प्रधानमंत्री जो है शहबाज, इनके बीच में क्या ऑपरेशन सिंदूर ने एक रेखा लाल खींच दी है? आपको मालूम है संजीव जी, पाकिस्तान में प्रजातंत्र तो नाम का ही है, मिलिट्री रूल है, और एक बहुत ही उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है कि प्रजातंत्र रखेंगे लेकिन राज्य मिलिट्री का ही होगा। अब वो नाम के लिए शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, बाकी सारे पावर, सारे अधिकार जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो आसिफ मुनीर के पास है, जनरल साहब के पास। और वो जो कहते हैं वही वो बोलते हैं। इनको लेकिन उनसे सर अब परमिशन ऑपरेशन लेनी सिंदूर पड़ती है। में तबाही के बाद पाकिस्तान में इन दोनों के रिश्ते कैसे होंगे, और ये क्या ये पाकिस्तान को अपने आप ही मार लेंगे, खुद मर जाएंगे उसमें? शहबाज शरीफ तो शायद ना कर पाए, लेकिन वहां की जनता जरूर करेगी। पाकिस्तान की जनता जनरल आसिम मुनीर को जरूर पूछेगी कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें क्या अधिकार था उस तरह का भाषण देने का, तुम्हें क्या अधिकार था पहलगांव क्या ये दूरदान कुकर्त घृणित कृत्य करने का। और वो जरूर पूछेगी, और उससे मैं समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर की भी बहुत स्थिति इस वक्त खराब है, बहुत कमजोर है। कुछ ना कुछ भी पाकिस्तान में होगा, मेरा जो असेसमेंट है। डेफिनेटली ये परमानेंट अब नहीं है, इनको एक्सटेंशन तो जरूर नहीं मिलेगा। एक सर वहां पे र्यूमर चल रहा है पाकिस्तान से पूरी दुनिया में कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया है। ये शगुफा है, या अब वहां पे भी मारकाट मचेगी, कुछ हो सकता है ऐसा? प्रधानमंत्री इमरान खान काफी पॉपुलर हो गए हैं, जेल में रह के भी बहुत पाकिस्तान में काफी पॉपुलर लीडर हैं, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से उनका जो एक पॉपुलैरिटी है उसमें कम लाएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको इन्होंने मरवाया होगा। ये सब एक एज पार्ट ऑफ एक फेक न्यूज या एक तरीके का वो क्रिएट करने के लिए कि पाकिस्तान में लोग रोष में आ जाएं और इस तरह के झगड़े शुरू हों। तो किसी की ये एक जानी सोची समझी रणनीति है। क्या शहबाज शरीफ और मुनीर साहब, यानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये भी पद से हटा दिए जाएं और इमरान खान आ जाए निकल के, तो हालात क्या बदलेंगे कुछ भारत और पाकिस्तान के कुछ बीच? नहीं बदलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही एंटी इंडिया पे है। ये जो 1947 में जब हमारा विभाजन हुआ, मैं समझता हूँ वो एक दुखद घटना है, जब लोगों ने आगे का विजन साथ में रख के कभी नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए था। ये पर्सनल एम्बिशंस ऑफ जिन्ना एंड मे बी आई विल नॉट लाइक टू नेम, हमारे और भी लीडर्स हैं जो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। उस सबको देख के एक भारत के हिस्से एक को बांट दिया गया, और पाकिस्तान को, जिसका कोई एक कोई भी चीज पाक नहीं है वहां पे। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहते हैं। भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड होने के नाते बीके चतुर्वेदी साहब, ये जो 4-5 दिन भारत की मार खाई है पाकिस्तान ने, इसका कितने दिन असर अभी बाकी, मतलब बचा रहेगा, इस पर रहेगा, इन चोटों का? एक ऐसे देश के साथ हम लोग हैं कि वो बहुत बेशर्म है। 1971 में इतनी बड़ी बीटिंग खाने के बाद वो कभी नहीं सुधरा, और वो 1000 कट्स का भारत के अगेंस्ट वो दिमाग में रखता है, जो हर कट के बाद उसको 1000 कट लगते हैं। मैं नहीं समझता कि ज्यादा सुधार आएगा। पाकिस्तान का अंत पाकिस्तान के वासी करेंगे। बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनवा अलग होगा, गिलगिट बाल्टिस्तान अलग होगा, और अंत में सिंध भी पाकिस्तान से जाएगा। ये अगर इन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा, तो ये पाकिस्तान का अंत समझ लीजिए या भविष्य समझ लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब, क्या इस सब की जड़ ऑपरेशन सिंदूर होगा? अब ये तो पहले ही से चल रहे थे।
सिंदूर में जरूर कुछ लोगों की भावनाएं, बलूच हमारे भाइयों की तरह उन्होंने टोटली सपोर्ट कर रहे थे। गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोग भारत के टोटली हैं, लेकिन वो उनका अपना क्योंकि भारत गुडविल हार्मनी में विश्वास रखता है, हिंदुत्व में विश्वास रखता है, भारत सनातन में विश्वास रखता है, सबके साथ वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास, ये चीजें लोग पसंद करते हैं और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल भारत बीके के साथ उनका प्यार है। लेफ्टिनेंट जनरल बीके चतुर्वेदी साहब, अमेरिका और चीन दोनों देशों पे भारत को किस हद तक, क्या पैमाना है जहां तक विश्वास करना चाहिए, बाकी सब आंख खोल के रखनी होगी। इन केस ऑफ चीन तो जो वो बोलता है वो सच, मतलब उस पर कुछ भी विश्वास नहीं हो कुछ रहा है, कथनी करनी बहुत। एंड इन और अमेरिका, केस ऑफ अमेरिका वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज उसका हर एक्शन विद सम सिनिस्टर डिजाइन and with an aim for their own self grandeur and self advantage के लिए होता है। so one has to be careful of both। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, स्वार्थी है वो, अपने लिए जी करेगा जो बिल्कुल। करेगा। ये थे हमारे साथ भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बीके चतुर्वेदी, और मैं संजीव चौहान, स्टेट मिरर हिंदी के लिए, नई दिल्ली से। शुक्रिया बहुत बहुत चतुर्वेदी साहब, धन्यवाद। बात जय करने के लिए। भारत, जय भारत की सेना।